Hello students, today I am going to start class 10 NCERT Democratic Politics chapter 1st. The name of the chapter is Power Sharing. आज के चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि दुनिया में बहुत तरीके से लोगों के ऊपर शासन किया जाता है, रूल किया जाता है। सबसे ट्रेडिशनल मेथड जो था लोगों के ऊपर राज करने का वो था मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, ये हेरिडेटरी होता है, वंशवाद होता है। इसमें दादा, फिर दादा के बेटे, फिर उनके बेटे, इस तरह कई नस्लों तक ये चलता रहता है। उसमें प्रॉब्लम क्या है मोनार्की सिस्टम में कि अगर राजा अच्छा है तब तो कोई बात नहीं, अगर राजा बुरा है तो आप उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते। दूसरा मेथड है जिसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कोई एक इंडिविजुअल या कुछ लोगों का ग्रुप अपनी ताकत के दम पर, अपनी पावर के दम पर वो ज़बरदस्ती रूल करते हैं। इसमें भी यही सेम प्रॉब्लम है कि आप अपनी आवाज़ को उस डिक्टेटर के ख़िलाफ़ नहीं उठा सकते। अगर आपको लगता है वो डिक्टेटरशिप कुछ गलत कर रहा है फिर भी आप आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा जो जिसको पसंद किया जाता है पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा तरीका है लोगों पे राज करने का, वो है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड ये चैप्टर है पावर शेयरिंग, तो इसको हम लोग आज समझेंगे। पावर आपको पता ही है क्या होता है, शेयरिंग मतलब बांटना, पावर को बांट देना। देखिए, डेमोक्रेसी और मोनार्की में फ़र्क सिर्फ यही है क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग है और मोनार्की के अंदर पावर शेयरिंग नहीं है। मोनार्क सिस्टम में क्या होता है, एक ही राजा के पास सारा पावर होता है, वो जो भी डिसीज़न लेगा वही फाइनल डिसीज़न होगा। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर आपको पता ही है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। तो तीनों में पावर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इक्वली, जिससे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपना मनमाने तरीके से रूल ना कर सके। तो अब हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि कैसे पावर शेयर किया जाता है, और अगर पावर शेयर नहीं किया गया तो कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देखते हैं, इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू कि इस पूरे चैप्टर में क्या कहने की कोशिश की गई है, क्या समझाने की कोशिश की गई है। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। कह रहे हैं इस चैप्टर के साथ हम फिर से स्टार्ट करेंगे वो सफ़र जिसको हमने पिछले साल स्टार्ट किया था, शुरू किया था। We noted last year that in a democracy all power doesn't rest with any one organ of the government। कह रहे हैं हमने ये पिछले साल नोट किया था कि डेमोक्रेसी में सारा पावर किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होता। एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर एमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। कह रहे हैं डेमोक्रेसी चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में इक्वली पावर को डिवाइड किया जाए। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर, कह रहे इस चैप्टर में और अगले आने वाले 2 जो सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर हैं, वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। हम ये जो आइडिया है पावर शेयरिंग का, इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे। वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज। कह रहा हम 2 स्टोरी के साथ ये चैप्टर शुरू करेंगे। फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका, बेल्जियम और श्रीलंका की 2 स्टोरी है, उससे हम लोग ये चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। कह रहे इस स्टोरी से हमें क्या हासिल होगा, हमें ये हासिल होगा कि
जो भी डेमोक्रेसी है उसके अंदर पावर शेयरिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अगर पावर शेयरिंग ना किया जाए, पावर को बांटा ना जाए, तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ये हमें ये चैप्टर पढ़ के समझ में आएगा। दिस अलाउज अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसके अंदर हम लोग पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म पे डिस्कस करेंगे, कितनी तरह के पावर शेयरिंग होती है। दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर। और उसी से रिलेटेड अगले 2 चैप्टर में भी बात होगी। ये ओवरव्यू था। अब बाकायदा पूरा फर्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट होता है। बेल्जियम एंड श्रीलंका 2 कंट्री है। बेल्जियम ये यूरोप में पड़ता है और श्रीलंका आपको पता है आपका नेबरिंग कंट्री है इंडिया का, जो कि इंडिया के साउथ में पड़ता है। दोनों की स्टोरी बताई गई है इस पूरे चैप्टर में कि बेल्जियम में क्या हालात थे और श्रीलंका में। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। कह रहे बेल्जियम जो है एक स्मॉल कंट्री है, छोटी सी कंट्री है यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। कह रहे कि मतलब अगर उसका एरिया देखा जाए तो हरियाणा स्टेट जो है इंडिया के अंदर, उससे भी ये छोटा है। इट हैज़ बॉर्डर्ड विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। कह रहा है इसके बाउंड्री पे, इस कंट्री के बाउंड्री पे कौन कौन से बॉर्डर पड़ते हैं। नीदरलैंड है कंट्री है, उसका बॉर्डर है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। कह रहे इसकी जो आबादी है वो लगभग 1 करोड़ से ही थोड़ा बहुत ज़्यादा है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। लगभग हरियाणा की आधी है। हरियाणा में 2 करोड़ लोग हैं और वहाँ पे 1 करोड़ है, तो हरियाणा की आधी हुई। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। कह रहे जो यहाँ की जाति कंपोजिशन है, मतलब जो यहाँ पे जितने तरह के लोग हैं, जितनी कास्ट के, उनका जो कंपोजिशन है जिससे मिलकर पूरी कंट्री बनी है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, कह रहे पूरे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 59% लाइव्स इन द फ्लेमिश रीजन। कह रहे कि 65% लोग ऐसे हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और क्या बोलते हैं, स्पीक डच लैंग्वेज। डच एक वो कंट्री है, तो वहाँ की स्कॉटलैंड, उसकी जो लैंग्वेज है वो डच है। तो डच लैंग्वेज फ्लेमिश इलाके में बोली जाती है। टोटल पूरे जो कंट्री है बेल्जियम, उसका 59% यही डच लोग हैं जो कि बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। एंड स्पीक अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन। कह रहा है और 40% जो लोग बचे वो कहाँ पे रहते हैं, वेलोनिया रीजन में। एंड स्पीक फ्रेंच, और ये लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। मतलब पूरी कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 59% तो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, वो लोग डच बोलते हैं, एक लैंग्वेज है। और 40% जो कि वेलोनिया में रहते हैं, यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। कह रहे हैं कि 1% जो बेल्जियम के लोग बचे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल, और उनकी जो बेल्जियम है उसकी जो कंट्री है, जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल। वहाँ 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, वाइल जबकि 20% और डच स्पीकिंग। वहाँ पे 20% ऐसे हैं जो कि डच बोलते हैं। जस्ट अपोजिट, देखिए ओवरऑल कंट्री में डच बोलने वाले ज़्यादा हैं, फ्रेंच बोलने वाले कम हैं। डच बोलने वाले 59 है और फ्रेंच बोलने वाले 40 हैं, और 1% है जो जर्मन बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज। और जो वहाँ की कैपिटल है वो जस्ट अपोजिट है। वहाँ पे जो फ्रेंच है वो 80% फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हैं, और जो 20% है वो डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। और कह रहे हैं जो कि फ्रेंच बोलने वाले जो माइनॉरिटी में है, कम लोग हैं, वो
अमीर हैं, पावरफुल हैं, मतलब पावर उन्हीं के पास ज़्यादा है, जो लोग कम है देश में। बहुत ही फनी टाइप का ये फैक्ट है कि जो लोग कम हैं बेल्जियम में, उन्हीं के पास पावर भी है, उन्हीं के पास पैसा भी है। दिस वॉज रिजेंडेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। कह रहे इसकी वजह से मतलब जो डच लोग हैं वो बहुत मतलब उनको बहुत बुरा लगता है ये जानकर, और कह रहे उनको जो भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का जो मौका मिला वो बहुत ही बाद में मिला, एजुकेशन का और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने का, जिससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाए। तो डच लोग हैं, इनको ये मौके बहुत लेट मिले, और जो फ्रेंच लोग थे उनको पहले मिल गए। जबकि मेजॉरिटी में कौन है, वो डच है, और माइनॉरिटी में कौन है, वो फ्रेंच है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।